So hello all. So once again we are back with the lecture of osmosis, colligative properties. तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और एक्सटर्नल प्रेशर बारे में बताया था मैंने, राइट कि किस तरह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्टअप होगा ऑन द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और ऑस्मोसिस कब तक होगा जब तक दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक ना हो जाए, और ऑस्मोसिस से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालना है वो चीज सारी चीजें मैंने समझाई थी. ठीक है, राइट. नाउ फटाफट देख लेते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है जल्दी से. रिवर्स ऑस्मोसिस, तो जैसा हमें समझ में आता है नाम से, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, ऑस्मोसिस का रिवर्स मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ solvent from concentrated solution. concentrated मतलब क्या? hypertonic solution having greater osmotic pressure to dilute solution मतलब क्या? hypotonic having lesser osmotic pressure is called what? Reverse osmosis is called reverse osmosis. ठीक है, राइट. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. एक एग्जांपल, रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. एग्जाम्पल हो गया रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. गेटिंग राइट. तो that is desalinization. That is desalinization of sea water. फटाफट से देख लेते कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा. सपोज करो ये SPM है, यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. ठीक है, अभी अगर ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, मान लो दिस इज सी वाटर, this is sea water, hypertonic solution. ठीक है, मतलब concentrated. एंड यहाँ पे मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मान लेते हैं this is distilled water. ठीक है, this is distilled water. मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन है. ठीक है, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर. ये हाइपरटोनिक मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ओपी क्या होगा, इसका पाई होगा. ये डिस्टिल्ड वाटर है मतलब ये क्या हो गया, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया. यस,
मतलब ये हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। करेक्ट, अगर ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन, और डिस्टिल वाटर का हम लोग π2 ले लो इसको, और इसको ले लो π1, और मैंने बताया जब डिस्टिल वाटर होता है तो π1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि इन जनरल जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन सेपरेट किए जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना, रो जी एच इज इक्वल टू कितना, π2 माइनस π1, ये लिखते हैं हम लोग। करेंगे, और अगर π1 मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन वाला, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा वाटर है, तो π1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो सीधे सीधे क्या आ जाता है, π2 इज इक्वल टू रो जी एच आ जाता है। ये जनरल है। करेंगे, ये चीज मैंने बता रखी है, राइट। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस तब होता है जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन के ऊपर जो पी एक्सटर्नल लगाया जा रहा है, जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन के ऊपर जो पी एक्सटर्नल लगाया जा रहा है, पी एक्सटर्नल इज मोर देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पी एक्सटर्नल इज मोर देन पी हाइड्रोस्टैटिक, समझे क्या, राइट। व्हेन P external is more than P hydrostatic, which is π2 minus π1, right। और क्योंकि यहाँ पे डिस्टिल वाटर लिया हमने तो π1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इन जनरल लिखा रहने दो, when P external is more than hydrostatic pressure, which is π2 minus π1 जो डेवलप हो जाता है, in that case then what will happen, reverse osmosis occurs, reverse osmosis what occurs, अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हाइपरटोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू द डाइल्यूट सोल्यूशन। करेंगे ना, तो अगर मान लो सी वाटर है और सी वाटर से मान लो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स सी वाटर से डाइल्यूट सोल्यूशन जाना स्टार्ट हो गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ से पूरा वाटर चला जाएगा, बचेगा क्या, बस यहाँ पे सॉल्ट बच जाएगा। करेंगे ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल calculation of osmotic pressure, mathematical calculation of osmotic pressure। समझे क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज है सबसे पहले जो एक चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले एक नाम नोट कर लो। ये नाम क्या है, ये जनरली पूछा जाता है कि बर्कले एंड हार्टले डिवाइस और मेथड इज यूज्ड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बर्कले एंड हार्टले डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पहली चीज। एंड दूसरी चीज, रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन देख लो, इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड, मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन साइड is more than the osmotic pressure of the solution, then the solvent particles will move from solution to the solvent side. This process is known as reverse osmosis. ठीक है, right? And then ये वाला जो मैंने बताया Berkeley and Hartley method, Berkeley and Hartley method or Berkeley and Hartley device is used to measure, Berkeley and Hartley device or method is used to measure the osmotic pressure. Berkeley and Hartley device or method is used to measure the osmotic pressure. ठीक है, right?
Now, first of all, if we talk about calculation of osmotic pressure, अब इसके कैलकुलेशन में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें थोड़ा क्लियर कर दूं। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में dilute solution is analogous to dilute solution is analogous to आइडियल गैस। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो इट इज एनालॉगस टू आइडियल गैस। जैसे गैस में क्या होता है, गैस में एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में गैस में देयर इज एम्प्टी स्पेस। गैस का जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज एनालॉगस टू डाइल्यूट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट फेज, राइट। उसके बाद गैस में देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स, गैस में देयर आर वेट gas में there are gas molecules, there are gas molecules which are analogous to सल्यूट पार्टिकल्स। समझे क्या, राइट। तो आइडियल गैस में हमारे पास क्या क्या होता है, आइडियल गैस में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास होता है इन आइडियल गैस वी हैव व्हाट, वी हैव बॉयल्स लॉ, अभी यू ऑल नो ऑल दीज थिंग्स, राइट। वी हैव Charles law, right. We have Gay-Lussac law, right. उसी तरह से in dilute solution we have Boyles-Van 't Hoff law। डाइल्यूट सोल्यूशन में वी हैव, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आइडियल गैस का बॉयल्स लॉ क्या कहता है, आइडियल गैस का बॉयल्स लॉ ये कहता है कि आइडियल गैस का, इसको पहले हटाता हूं, आइडियल गैस का बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा। उसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में वी हैव वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ, समझे क्या। और ये वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वैन 't Hoff बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर osmotic pressure of a solution is inversely proportional to volume of solution, ऐसा।
this, right? Similarly, पहला आइडियल गैस का बॉयल्स लॉ और इसका वैन टॉप बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या है? दूसरा है कि सेकेंड है हमारे पास आइडियल गैस का चार्ल्स लॉ, राइट? आइडियल गैस का चार्ल्स लॉ क्या कहता है? आइडियल गैस का चार्ल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, यहां पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, यहां पे भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट? मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। उसी तरह से यहां पे चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। उसी तरह से यहां पे वी हैव वैन टॉप चार्ल्स लॉ। डाइल्यूट सोल्यूशन में वी हैव वैन टॉप चार्ल्स लॉ, वी हैव वैन टॉप चार्ल्स लॉ, और ये वैन टॉप चार्ल्स लॉ क्या कहता है? सेम, एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर of solution and moles of solute, क्या? Volume of solution is directly proportional to temperature of absolute temperature of solution, right? उसी तरह से next we have, ये हो गया, ये हुआ Boyle's law, Van 't Hoff Boyle's law, Charles law, Van 't Hoff Charles law, right? Similarly, third law जो है third law for ideal gas and for dilute solution, that we have is what? Third law we have Gay-Lussac law, right? Gay-Lussac law क्या कहता है? Gay-Lussac law ये कहता है कि at constant volume and moles of gas, pressure of gas is directly proportional to absolute temperature. उसी तरह से यहां पे भी have Van 't Hoff Gay-Lussac law, ठीक है? ये भी वही कहता है कि at constant volume of solution, ये लॉ भी यही कहेगा कि at constant volume of solution, right? What will happen? Osmotic pressure of solution and moles of solute, osmotic pressure of solution directly proportional to absolute temperature, ठीक है? और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइन करने से क्या आता है? PV is directly proportional to कितना? PV is equal to, सारी चीजों को कंबाइन करके क्या आता है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन आता है। क्या आता है? PV is equal to nRT, ठीक है? उसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को कंबाइन करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है पाई ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू S
इंटू टी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमें मिलता है वैन थॉफ इक्वेशन। यहां से हमको आता है क्या, यहां से हमको आता है वैन थॉफ इक्वेशन, समझे। तो यहां से हमको जो वैन थॉफ इक्वेशन आता है, दिस इज पाई ऑफ सोल्यूशन into V, volume of solution, is equal to moles of B observed moles of solution NB observed into S into T, getting, and उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा elaborate कर दिया। pi of solution is equal to observed moles of B observed upon volume of solution into S into T। yes, right। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स होता है कितना, I इंटू कितना, moles of B theoretical upon volume of solution into कितना, into S into T, राइट। ये क्या हो गया, ये हो गया पाई सोल्यूशन। ठीक है, और अब हमें यहां से क्या दिख रहा है, हमें यहां से ये दिख रहा है कि सिंस, चलो एक सेकेंड, तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया इज इक्वल टू कितना, I इंटू मोल्स ऑफ बी थेरेटिकल, मोल्स ऑफ बी थेरेटिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू एस इंटू टी। ठीक है, कि ये कौन सा टर्म हो गया, ये कौन सा टर्म हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पे C इज इक्वल टू मोलैरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B, मतलब सल्यूट के थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ B थ्योरेटिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझे क्या। तो ये दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स I इंटू C इंटू S इंटू T, राइट। एंड दिस बिकम्स क्या, दिस बिकम्स पाई सोल्यूशन इज इक्वल टू I इंटू C इंटू S इंटू T। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। नाउ अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें ये दिख रहा है कि इसको यहां पे लिखता हूं, यहां से हमको ये चीज देखने को आ रही है दैट सिंस पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू कितना, I इंटू C, यस है ना, राइट। अच्छा, उससे पहले मैं यहां पे एक चीज बता देता हूं, इस वाले इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन S जो है पाई ATM में, वॉल्यूम लीटर्स में, तो इस हिसाब से S का वैल्यू क्या हो जाएगा, S का वैल्यू हो जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, उसी तरह से अगर पाई का वैल्यू किसमें हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में हो गया, समझे क्या, एंड वॉल्यूम किसमें हो गया, मीटर क्यूब में हो गया, तो उसके हिसाब से एक तरह से S जो है वो R का न्यूमेरिकली R के बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम
कितना, दिस विल बिकम हाउ मच, 8 will become 8.314 joules per mole per Kelvin, ठीक है ना, right? And if pi into v, if this pi into v is in calories, then S will be कितना, 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, कैलोरी पर मोल, दिस विल बिकम कैलोरी पर मोल पर केल्विन, एस का वैल्यू 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, राइट। नाउ ये सारी चीजें, नाउ अब देखो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सिंस हम जानते हैं पाई जो है इज अगेन प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व्ड, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दैट दिस इज अगेन अ व्हाट, दिस इज अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अगेन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना, आई इंटू मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व्ड। तो ये फिर से क्या है, ये फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई, राइट, गेटिंग। तो जिस तरह से हमने बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी, सी क्या है, मोलैरिटी, इंटू आर इंटू टी। फॉर very dilute solutions, for very dilute solutions हम जानते हैं मोलारिटी इज रफली इक्वल टू कितना, मोलालिटी। इस वजह से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू मोलारिटी। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू मोलालिटी, करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया therefore greater the value of I into molality or I into molarity, then what will follow, then what is going to follow, first RLVP will be high, yes, and vapor pressure of solution will be low। ये सब मैंने बताया हुआ है, करेंगे ना, राइट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आई इंटू मोलारिटी या आई इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीबी विल बी हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी लो, समझे क्या। थर्ड, delta TF will be high and freezing point of solution will be low, समझे क्या। एंड चौथा पॉइंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन will be high, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन will be high। बात समझे क्या, राइट, क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ अब देखो, अब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालने का एप्लीकेशन तो देख लिया, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है, बात को ध्यान से सुनना। हम इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ, हाउ टू यूज Van't Hoff equation, how to use Van't Hoff equation। बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव केस वन when semi permeable membrane separates
अ concentrated solution, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना, पाई 2, फ्रॉम dilute solution, that is water. ठीक है, राइट, जिसका पाई विच इज इक्वल टू पाई 1 विच इज इक्वल टू 0. बात समझ में आई क्या, राइट. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं, therefore क्या यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर on concentrated solution, hydrostatic pressure developed on concentrated solution is equal to कितना ले लिया जाए, P ले लिया जाए, एंड ये क्या हो जाएगा, P जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, PhD ले लेते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है PhD which is equal to कितना, पाई 2 माइनस पाई 1. समझे क्या, एंड बिकॉज पाई 1 यहाँ पे 0 है, तो विच इज इक्वल टू पाई 2 माइनस पाई 1. वेट, हाँ, विच इज इक्वल टू कितना, पाई 2 माइनस पाई 1, राइट. तो इससे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, this will be equal to pi 2 minus 0. ठीक है, राइट, एंड this will be equal to कितना, this will be equal to I into C into S into T. ये तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास SPM, चलो एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं बताता हूं, इसको मैं इस तरह से बताता हूं. इस तरह से अगर मैं बताता हूं इसको, इन सिंपल टर्म्स, hydrostatic pressure over concentrated solution, that is hypertonic solution, is equal to कितना P, and this P will be equal to कितना, pi 2 is equal to, in simple terms, I into C into S into T. इन सिंपल टर्म्स हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे कब, जब हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन दिया गया है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब प्योर वाटर. डाइल्यूट सोल्यूशन क्या लिया, प्योर वाटर लिया बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सिंपल से ये वाला इक्वेशन यूज हो जाएगा, पाई 2 is equal to I into C into S into T. गेटिंग, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम बनाएंगे, अगर हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आएगा, यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने ले लिया वाटर, ठीक है, और यहां पे क्या ले लिया, यहां पे हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ये हो गया क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विच इज हाइपरटोनिक. ठीक है, एंड ये क्या है, ये हो गया हाइपोटोनिक. राइट, तो उस केस में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई विल बी गिवन बाय
सिंपल टर्म्स I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अगर ऐसा सेटअप है तो मैथमेटिकली हम क्या यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लो सेटअप किस तरह से है, ये जो सेटअप है ये मोस्ट कॉमन सेटअप है, दिस वन इज मोस्ट कॉमन। क्वेश्चंस में ये जो पूछा जाता है दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज मोस्ट कॉमन, राइट। एक और केस बनता है जो कॉमन नहीं है, रेयरली पूछा जाता है, मगर फिर भी देख लो। केस 2, when two different concentrated solutions are separated by सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो मतलब किस तरह से, ये मान लो ये एक सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये मान लो ये जो है ये दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बीच में जो पार्टीशन है वो क्या है, एसपीएम है, ठीक है। टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, राइट। सो दिस इज, मान लो दिस इज सॉल्यूशन 1, ठीक है, सॉल्यूशन 1 है। इसका मोलारिटी जो है कितना है, C1 है, I जो है कितना है, I1 है, ठीक है। तो ये वाटर नहीं है, दिस इज नॉट वाटर, राइट। तो इसके हिसाब से इस वाले सोल्यूशन का पाई1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, I1 C1 S इंटू टी। इसका पाई1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, I1 C1 S इंटू टी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं कि ये जो है दिस इज सपोज दिस इज सोल्यूशन 2, ठीक है। इसका मोलारिटी हम लोग कितना ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं, और सोल्यूट का I कितना ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं। तो फिर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई2 इज इक्वल टू कितना, I2 इंटू C2 इंटू कितना, S इंटू टी, ठीक है। मान लेते हैं कि जो सेकेंड वाला सोल्यूशन है, पहला वाला सोल्यूशन है, उसको हम लोग हाइपोटोनिक मान लेते हैं, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कम है। इसको मान लेते हैं क्या, ये हो गया हाइपोटोनिक, मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, हाइपरटोनिक। इसको मान लेते हैं हाइपरटोनिक, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स पाई2 इज मोर देन पाई1। तो उस हिसाब से हम लोग यूज कैसे करेंगे मैथमेटिकली, देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर hypertonic solution, hydrostatic pressure developed over hypertonic solution is given by P is equal to कितना, पाई2 माइनस पाई1। मैंने सिखाया था यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, राइट, विच इज इक्वल टू hydrostatic pressure is given by P is equal to pi2 minus pi1, right, and this pi2 minus pi1 क्या यूज करेंगे इसमें इक्वेशन, पाई2 माइनस पाई1, और पाई2 पाई1 की वैल्यू हम जानते हैं, पाई2 माइनस पाई1 इज इक्वल टू कितना, पाई2 कितना, I2 इंटू C2S इंटू टी, और पाई1 कितना, I1 इंटू C1S इंटू टी,
तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कितना, इन सिंपल टर्म्स दिस विल बी I2, इन वेरी सिंपल टर्म्स ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हाउ मच, I2 इंटू C2 माइनस I1 इंटू C1, I1 इंटू C1 इंटू S इंटू T इंटू S इंटू T। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन केस हमें मिलेगा, क्या मोस्ट कॉमन केस जो हमको मिलेगा, अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय एसपीएम फ्रॉम वाटर, तो सीधे सीधे इक्वेशन क्या लगेगा, पाई इज इक्वल टू, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है कितना, आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी, आर लिखा है एस कर लो, इंटू एस इंटू टी। ठीक है, एंड केस 2, जब डाइल्यूट सोल्यूशन वाटर नहीं है, दो अलग अलग कंसेंट्रेशन के सोल्यूशन से एक सोल्यूशन दूसरे के मुकाबले ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा सोल्यूशन पहले के मुकाबले डाइल्यूट है, मतलब दोनों के पास ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ ना कुछ वैल्यू, किसी का भी ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो नहीं है, जैसे मैंने यहां पे बताया, ये यहां पे जिस तरह से मैंने बताया, यहां पे जैसे मैंने बताया, समझे क्या, ये वाला पार्ट। तो उस केस में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और उस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डेवलप होगा क्या होगा, π2 माइनस π1, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, π2 माइनस π1 इज इक्वल टू I2 C2 माइनस I1 C1 इंटू S इंटू T। बात क्लियर हो गई, राइट, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट नाउ आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं जो कि यूज होती है बिफोर यू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, relationship between osmotic pressure and density of the solution, right, relationship between यहाँ पे, let me tell you one more thing, the relationship between osmotic pressure and डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो बहुत सिंपल है, हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू कितना, आई इंटू सी, सी मतलब क्या, सी मतलब क्या, मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू एस इंटू कितना, टी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू, मोल्स को हमने क्या कर दिया, अच्छा सबसे पहले ये नहीं देखते, सबसे पहले देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये बता देता हूं, calculation of gram molar mass of what, unknown solute। जैसे हम लोग बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ग्राम मोलर मास निकाल रहे थे, उसी तरह से हम लोग अननोन सोल्यूट का ग्राम मोलर मास यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहां से हमने क्या देखा, पाई इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो सिंपल है, ये जो इक्वेशन आया है
आई इंटू मोल्स को क्या रख दिया जाएगा, मोल्स को रख दिया जाएगा मास ऑफ बी अपॉन कितना, मोलर मास ऑफ बी इंटू एस इंटू टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमको आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू मास ऑफ बी अपॉन पाई इंटू एस इंटू टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से भी तो हमने मोलर मास निकालना सीखा था, है कि नहीं। जैसे अगर मैं फटाफट तुमको अगर याद दिला दूं, मोलर मास फ्रॉम ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फटाफट अगर मैं याद दिला दूं तुमको, ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, तो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से हमने मोलर मास निकालना किस तरह से सीखा था। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें RLVP की, तो RLVP में ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ RLVP, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ RLVP से कैसे सीखा था हमने देखा था क्या चीज, P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना, I इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ A बाय 1000। तो यहां से हम लोग मोलर मास ऑफ B निकाल सकते थे ना, I इंटू मोलालिटी क्या कर दिया, मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A। इतना करने की जरूरत क्या, मैंने सिखाया तो था, सीधे सीधे ऑल्टरनेटिव फॉर्म को क्या लिख दिया जाए, I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A, इसको क्या कर दिया, I इंटू मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B इंटू कितना, 1 अपॉन मोल्स ऑफ A, समझे क्या। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ B कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ B आ जाएगा हमारे पास I इंटू मास ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A इंटू कितना, हाउ मच, PS अपॉन P0 माइनस PS। ये देखा था हमने, हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास फ्रॉम RLVP, ठीक है ना। उसी तरह से फ्रॉम डेल्टा TB और डेल्टा TF किस तरह से देखा था हमने, मोलर मास निकालना अननोन सोल्यूट का किस तरह से आया था हमारे पास, डेल्टा TB क्या था, I इंटू KB इंटू मोलालिटी, कितना हो गया, I इंटू KB इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इन ग्राम्स इंटू कितना 1000, है कि नहीं, यही आया था ना हमारे पास, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, I इंटू KB इंटू मोलालिटी, मोल्स ऑफ B कितना हो गया, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B इंटू कितना 1000 अपॉन मास ऑफ A। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, मोलर मास ऑफ B कितना, I इंटू KB इंटू कितना मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू कितना 1000 अपॉन डेल्टा TB, ये है कि नहीं। उसी तरह से डेल्टा TF से क्या आ जाएगा, सब कुछ सेम रहता है, बस KB किस में बदल जाएगा, KF में बदल जाएगा, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ A इंटू 1000 बाय कितना डेल्टा TF। ये सारी चीजें बताई थी मैंने, ठीक है, राइट। ऐसा ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता के दी थी, ठीक है। नाउ जिस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन osmotic pressure and density of solute, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू कितना आया, I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू एस इंटू टी, समझे क्या? तो इसके हिसाब से क्या देखा जाएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ बी को हमने क्या कर दिया, मास ऑफ बी होल अपॉन कितना, मोलर मास ऑफ बी इंटू एस इंटू टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ बी है ना, यहाँ पे मास ऑफ बी किस में होगा, ग्राम्स में होगा, मोलर मास ऑफ बी किस में होगा, ग्राम्स में होगा, इंटू कितना, एस इंटू टी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होता है, लीटर्स में होता है, और ये पाई किस में होगा, एटीएम में होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालने जाएं तो यहाँ से रिलेशन कितना आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा पाई इन एटीएम इज इक्वल टू कितना, आई इंटू एस इंटू टी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इन ग्राम्स इंटू मास ऑफ बी इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बी कितने वॉल्यूम पे है, वी लीटर्स वॉल्यूम पे है, राइट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पाई इन एटीएम इज इक्वल टू कितना, ये चीज क्या हो गई, ये चीज पूरी क्या हो गई, ये चीज हो गई क्या, डेंसिटी, ये हो गया डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर्स, दिस बिकम्स डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर्स। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, पाई इज इक्वल टू कितना, आई इंटू डी इंटू, मतलब दिस बिकम्स थ्योरेटिकल डेंसिटी ना, बिकॉज हमने थ्योरेटिकल मोल्स लिए ना, तो दिस बिकम्स डी थ्योरेटिकल, राइट। तो कितना हो गया, आई इंटू डी थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू कितना, एस इंटू टी, करेक्ट, राइट। तो ये रिलेशन, मतलब उसी तरह से जैसा हमने आइडियल गैस में देखा था ना, P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एन, जैसे हमने आइडियल गैस में देखा था P इज इक्वल टू डी आर टी बाय एन, उसी तरह से है, राइट। तो दिस इज द केस, राइट। तो ये चीज है, एंड दिस थिंग इज एप्लीकेबल, दिस थिंग इज एप्लीकेबल, दिस थिंग इज एप्लीकेबल true for very dilute solution, that is when pi tends to 0। ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन व्हेन पाई टेंड्स टू व्हाट, व्हेन पाई टेंड्स टू 0, गेटिंग ना, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। नाउ अभी फटाफट हम आज के लिए थोड़े क्वेश्चन सीख लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जैसे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन, 0.1 मोलर aqueous सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन, बहुत सिंपल है। 0.1 मोलर aqueous सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 300 केल्विन, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या मान लेंगे, चलो पहला वाला क्वेश्चन, हमसे सीधे सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, डायरेक्टली हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमसे डायरेक्टली जो है ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी जा रही है। बहुत सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। हमसे डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी जा रही है। अब देखो, हमें यहाँ पे बस एक ही सोल्यूशन दिया गया है, हमें यहाँ पे बस एक ही सोल्यूशन दिया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा यूरिया सोल्यूशन है दैट इज सेपरेटेड बाय वाटर, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ऑस्मोसिस होना चाहिए ना, तो ऑस्मोसिस क्या दो सोल्यूशन के बीच में होता है ना, तो हमको यहाँ पे बस एक ही सोल्यूशन दिया, मतलब बस यूरिया सोल्यूशन दिया और कोई सोल्यूशन हमें नहीं दिया, तो हम सेकंड सोल्यूशन अपने आप क्या मान लेंगे, हम सेकंड सोल्यूशन अपने आप मान लिया जाएगा क्या, वाटर, मतलब एक तरह से क्योंकि हमें बस एक ही सोल्यूशन दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे क्या मान लेंगे, सीधे सीधे हम ये मान लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये यूरिया सोल्यूशन हो गया और ये हो गया वाटर, मतलब ये हो गया क्या, this becomes urea which is what, hypertonic,
और ये हो गया क्या, वाटर, विच इज व्हाट, हाइपोटोनिक। समझे क्या? तो सीधे सीधे हमसे पूछ रहे हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन का। तो यूरिया है ना, तो यूरिया का आई कितना होता है, आई तो 1 होता है, और 0.1 मोलर क्या हो गया, सी हो गया। तो सीधे सीधे हम लोग क्या मान लेंगे कि ये वाला केस है ना, तो जब डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉरी व्हेन अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज सेपरेटेड बाय वाटर, तो सीधे सीधे हम लोग इक्वेशन क्या यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्टअप इज इक्वल टू पाई यूरिया इज इक्वल टू कितना, आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। समझे क्या? कंसंट्रेशन मोलारिटी दिया गया, मोलारिटी मतलब वॉल्यूम डेफिनेटली लीटर्स में आएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आ गया, एटीएम में आएगा। कितना हो गया, आई, आई कितना है 1, इंटू सी कितना है 0.1, इंटू एस, एस कितना है 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन, ये दिया गया टेम्परेचर 300 केल्विन, इंटू कितना 300 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, this will become how much, this will become equal to 0.1 into 0.0821 into 300, ये कितना हो गया, this becomes पाई यूरिया, ये कितना हो जाएगा 2.463 ATM। पाई यूरिया विल बिकम सीधे सीधे 2.463 ATM। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2.46 आया, हमने एक डेसिमल प्लेस हमारा ज्यादा लिया आपने, 2.463 ATM। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन है 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कहा जा रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कठिन वाले क्वेश्चंस ऑस्मोटिक प्रेशर के, मतलब थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि what is being said over here, if 10 gram of an unknown solute non electrolyte मतलब क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया नॉन आयनिक, मतलब I इज इक्वल टू 1। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट बोला है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया क्या, नॉन आयोनिक सोल्यूट, नॉन आयोनिक मतलब I का वैल्यू कितना हो गया, I का वैल्यू हो गया 1। समझे क्या, राइट। सो क्या कह रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ द अननोन सोल्यूट इज डिसॉल्व टू मेक 500 ml ऑफ द सोल्यूशन, मतलब हाफ लीटर्स। देन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 1.23 ATM। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो बहुत सिंपल है, अभी अब हमें यहाँ पे बस एक ही सोल्यूशन दिया गया है, सोल्यूशन ऑफ अननोन सोल्यूट, गेटिंग ना। तो अभी भी हमें एक ही सोल्यूशन दिया गया है, मतलब दूसरा सोल्यूशन, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए दो सोल्यूशन होने चाहिए ना, बिकॉज ऑस्मोसिस जो है दो सोल्यूशंस के बीच में होता है ना, व्हेन दे सेपरेटेड बाय SPM। तो हमें बस एक ही सोल्यूशन दिया है, सेकंड वाला सोल्यूशन तो दिया नहीं है, गेटिंग ना। तो सेकंड वाला सोल्यूशन हम क्या मान लेंगे, H2O मान लेंगे, जिसको हम क्या ले लेंगे, हाइपोटोनिक, गेटिंग ना। इसको हाइपोटोनिक ले लेंगे, और फ्लो ऑफ वाटर कहां से हो रहा है, वाटर से अननोन सोल्यूट, ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपरटोनिक, गेटिंग ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया ये, राइट। तो इसको क्या मान लिया जाएगा, सीधे सीधे क्या कर देंगे, पाई इज इक्वल टू कितना, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई नॉन इलेक्ट्रोलिटिक दिया गया, 1 ले लेंगे, इंटू कितना सी, सी का वैल्यू हमें क्या क्या दिया गया है 10 ग्राम। सी क्या हो जाता है, पहली बात सी हो जाता है सीधे सीधे मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये हो गया 1 इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इंटू एस इंटू टी। आर लिखो चाहे एस लिखो, वैल्यू तो सेम ही होता है, इज इक्वल टू कितना पाई। ठीक है, अभी देखो पाई इज इक्वल टू कितना 1 इंटू मास ऑफ बी अपॉन कितना मोलर मास ऑफ बी, ठीक है, इंटू एस इंटू टी बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो हमें मोलर मास चाहिए, तो सीधे सीधे मोलर मास ऑफ बी क्या हो जाएगा 1 इंटू मास ऑफ बी इंटू एस इंटू टी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन कितना पाई। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 इंटू मास ऑफ बी कितना दिया गया 10 ग्राम्स, 10 ग्राम अपॉन पाई कितना दिया गया है, पाई का वैल्यू कितना आया
पाई का वैल्यू आया 1.23 ATM, पाई का वैल्यू आया कितना 1.23 ATM अपॉन कितना 1.23 ATM इंटू एस कितना हो गया 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया कितना 300 केल्विन अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 500 ml दिया गया है विच इज इक्वल टू हाउ मच 0.5 लीटर्स, ये हो गया 0.5 लीटर्स, ठीक है राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 10 इंटू 0.0821 इंटू 300 divided by 1.23 right and divided by 0.5, तो ये आ गया मोलर मास ऑफ बी कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 400.48 ग्राम्स, समझेगा, सिंपल क्वेश्चन 400.48 grams comes out to be the molar mass of B, right? Now, similarly, क्वेश्चन नंबर 27 का कंसेप्ट मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, तो इसको अभी अगला कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, इसको अभी एलिमिनेट करते हैं। 28 भी सेम कंसेप्ट पे है जो अभी नहीं पढ़ा है, एंड 29 भी सेम कंसेप्ट पे है जो अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, आज का सोल्यूशन, आज का क्वेश्चन हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे कल। थैंक यू।